दोस्तों ज़रा तस्वुर करें एक ऐसा मुल्क जो ना मुकम्मल एशिया है ना मुकम्मल यूरोप, मगर दोनों की खूबियाँ अपने सीने में समेटे हुए है। एक तरफ पत्थरों में छुपी तहजीब, दूसरी तरफ जदीद फलकबोस इमारतें, कहीं पुरानी मस्जिदों से निकलती अजान और कहीं दुनिया की जदीद तरीन ट्रेनें। ये है तुर्की, जहाँ वक़्त दौड़ता भी है और ठहरता भी है। तुर्की सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक एहसास है। यहाँ मस्जिद के पहलू में म्यूजियम है, चाय खाने के बराबर आर्ट गैलरी है और हर चेहरे पर दो बातें लिखी हैं, गैरत और मेहमान नवाजी। तुर्की सिर्फ दीवारों का नहीं, दिलों का मुल्क है। लेकिन दोस्तों ज़रा ठहरिए, क्या आप जानते हैं एक ऐसी मस्जिद भी है जो चर्च भी रही, फिर म्यूजियम बनी और अब फिर मस्जिद है। क्या आप जानते हैं कि तुर्की की ज़मीन के नीचे एक छुपा हुआ शहर है, जहां हज़ारों लोग ज़मीन के अंदर ज़िंदगी बसर करते थे, वो भी सदियों पहले। ये तुर्की का वो रुख है जिसे देखने के लिए सिर्फ आंख नहीं, दिल चाहिए। तुर्की एक ऐसा नाम जो सिर्फ नक्शे में एक मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करता, बल्कि वो दरवाज़ा है जो हमें तारीख के सबसे हैरान कुन, पेचीदा और खूबसूरत दौर में ले जाता है। ये वो सरजमीन है जहाँ वक्त की नब्ज़ चलती है, जहाँ माजी, हाल और मुस्तकबिल एक ही दस्तरख्वान पर बैठे दिखाई देते हैं। दोस्तों तुर्की को सिर्फ जोग्राफिया के हिसाब से ना देखें, इसे तारीख, रूहानियत, ताकत और तहजीब के एक हैरान कुन इम्तजाज के तौर पर पहचाने। ये वो मुल्क है जो बैक वक्त एशिया और यूरोप में बसता है, दो बरियाज़मों का संगम, दो दुनियाओं का मेल, दो तहजीबों का गहवारा। यहाँ की सड़कें सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि वक्त के सफ़ात हैं। यहाँ की इमारतें सिर्फ ईंटें नहीं बल्कि एक मुकम्मल दास्तान है। और यहाँ का आसमान वो आसमान है के नीचे सुल्तानों ने दुनिया को झुकाया, सूफियों ने दिलों को फतह किया और अवाम ने इनकलाब पैदा किए। तुर्की की सरजमीन 8 मुख्तलिफ ताकतवर ममालिक से जुड़ी हुई है, यूनान, बल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, आज़रबाईजान, ईरान, इराक, शाम। और दोस्तों तुर्की के 3 अतराफ समुंदर भी हैं, मशरिक में बहरा असवद, मगरिब में बहरा एजियन, जनूब में बहरा रोम। यानी ये मुल्क सिर्फ ज़मीनों का नहीं बल्कि समुद्रों का मुहाफ़िज़ भी है। तुर्की का सबसे बड़ा और मारूफ शहर इस्तांबुल है, एक ऐसा शहर जो बैक वक्त दो बरियाज़मों में आबाद है। वही इस्तांबुल जिसे कभी कुस्तुनतुनिया कहा जाता था और जो बाज़ंतीनियों का दिल और उस्मानियों का फ़ख्र रहा। यहाँ की गलियों में आपको सदियों की सरगोशियाँ सुनाई देंगी और मस्जिदों के मीनारों से वक्त की अज़ानें। तुर्की की सरकारी ज़ुबान तुर्क है, जो ना सिर्फ इजहार का ज़रिया है बल्कि एक तहजीबी अलामत भी है। इस ज़ुबान में अरबी की गहराई, फ़ारसी की लताफ़त और यूरोप की रवानी शामिल हो चुकी है, बिल्कुल तुर्की के अपने मिजाज की तरह। अब आइए बात करते हैं करेंसी की। तुर्की में तुर्किश लिरा इस्तेमाल होती है और अगर आप सोच रहे हैं कि यह पाकिस्तानी या इंडियन रुपया में कितनी बनती है तो सुनिए, एक तुर्क लिरा तकरीबन 9 से 10 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और तकरीबन 3 भारतीय रुपए के बराबर बनती है। यानी अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं तो आपके जहन में करेंसी की प्लानिंग भी पहले से होनी चाहिए। और हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। तुर्की की आबादी तकरीबन 8 करोड़ 58 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें अक्सरियत मुसलमान हैं, मगर यहाँ का निज़ाम सेकुलर है, मतलब यहाँ रियासत और मज़हब अलग हैं। मगर मस्जिद की अज़ानें, रमज़ान के चिराग और सूफ़ी दरवेशों की महफ़िलें आज भी दिलों पर हुकूमत करती हैं। यही है तुर्की, जहाँ बाज़ार भी कहानियाँ सुनाते हैं, मस्जिदें भी तारीख बोलती हैं, जहाँ हवाएं भी पुरानी यादें सुनाती हैं और जहाँ का हर दिन एक नई तारीख लिखता है। अगर ज़मीन के पत्थरों में हाफ़ज़ा होता तो तुर्की की मिट्टी सबसे ज़्यादा किस्से सुनाती, क्योंकि यहाँ वक्त ने सिर्फ गुजरना नहीं सीखा बल्कि यहाँ वक्त ने खुद को बार बार जिंदा किया है। दोस्तों तुर्की की मौजूदा शक्ल के पीछे हज़ारों साल पुरानी तहजीबों की रूह छुपी हुई है। यही वो ज़मीन है जहाँ 7500 कबल मसीह में चाताल होयोग जैसा कदीम शहर दरियाफ्त हुआ, दुनिया के कदीम तरीन शहरी बस्तियों में से एक। ये खिता जिसे कभी एशिया कूचक और अनातोलिया कहा जाता था, हेटी, फेरेगिया, लीडिया और फिर यूनानी और रूमी सल्तनतों का मरकज रहा। ये वो तहजीबें थी जिन्होंने सिर्फ जंगें नहीं लड़ी बल्कि फलसफा, फन तामीर, सितारों का इल्म और साइंस में वो बुनियाद रखी जो आज भी जदीद दुनिया को चला रही है। 330 ईस्वी में कुस्तुनतीन आजम ने बेज़ेंटियम को कुस्तुनतुनिया का नाम दिया और इसे बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया। ये सल्तनत तकरीबन 1000 साल तक कायम रही और इस दौर में तामीर हुई वो अजीमुल शान आया सूफिया, जिसकी गुंबदें आज भी इंजीनियरिंग की दुनिया को हैरान करती हैं।
ये सल्तनत रोमन ईसाइयत, फनून लतीफ़ा और सल्तनती यूरोप की अलामत थी, मगर किस्मत ने अभी कितने ही मोड़ बाकी रखे थे। 11वीं सदी में इस्लामी झंडा तुर्की की फ़ज़ाओं में बुलंद हुआ। 1071 की बैटल ऑफ मंजिकट में सुलजूक तुर्कों ने बाज़ंतीनी फ़ौज को शिकस्त देकर अनातोलिया का दरवाज़ा इस्लाम के लिए खोल दिया। ये वो लम्हा था दोस्तों जब इस्लामी फ़न, फ़ारसी शायरी और तुर्क तामीरात एक साथ घुलने लगी, यानी एशियाई रूह ने यूरोपी खाक में नई जान डाल दी। 1299 में अनातोलिया की मिट्टी से एक ऐसा कबीला उभरा जिसका नाम था काई कबीला। इस कबीले के सरदार उस्मान गाजी ने वो बुनियाद रखी जो आने वाले 6 सदियों तक दुनिया के 3 बरआज़मों पर छाई रही। एक ऐसी सल्तनत जो तारीख की सबसे बड़ी इस्लामी खिलाफत के नाम से जानी गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस्मान गाजी ने एक ख्वाब देखा, एक दरख्त जो उनके सीने से उगा, आसमान तक बुलंद हुआ और अपना साया पूरी दुनिया पर फैला गया। सूफी बुजुर्ग शेख अदीब अली ने इस ख्वाब की ताबीर यूं दी, तुम्हारी नस्ल एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखेगी जो आलम पर छा जाएगी। फिर वो लम्हा आया जब 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। वही कुस्तुनतुनिया जो 1000 साल से मसीही सल्तनत का दिल था। ये सिर्फ एक शहर की फतह न थी, ये वो घड़ी थी जब इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी फतह ने दुनिया की तारीख का धारा बदल डाला। और याद रखिए, सुल्तान मोहम्मद फातेह सिर्फ एक शमशीर जन न थे, वो 6 ज़बानों के आलिम और इल्म हिकमत के दिलदादा एक बसीरतमंद खलीफा भी थे। सुल्तान सुलेमान को कानूनी सुल्तान सुलेमान दी लॉ-गिवर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस्लामी और सुल्तानी कानून को ऐसा ज़ाब्ता बनाया जिस पर पूरी सल्तनत चलती थी। और दोस्तों, यही वो सुल्तान हैं जिन्हें मगरिब आज भी सुलेमान दी मैग्निफिसेंट कहकर याद करता है, यानी अजमत का पैकर। उनके दौर में सल्तनत ने फन, कानून, इल्म और सियासत में वो अरूज पाया जिसकी मिसाल आज तक तारीख में नहीं मिलती। उनकी मलका हुरम सुल्तान तारीख की सबसे ताकतवर खवातीन में शुमार होती हैं, जिनके इश्क ने सियासत तक बदल डाली। 18वीं सदी में उस्मानी सल्तनत कमजोर होने लगी। अंदरूनी साजिशें, ताकत की लड़ाइयाँ और यूरोपी कुव्वतों की चालाकियाँ सब ने मिलकर इस अजीम सल्तनत को यूरोप का बीमार आदमी बना दिया। पहली जंग अजीम के बाद उस्मानी सल्तनत का सूरज गरूब हुआ और 1922 में खिलाफत का बाज़ाब्ता खात्मा कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने ना सिर्फ तुर्क कौम को आज़ादी दिलाई, बल्कि एक जदीद सेकुलर और तालीमी रियासत की बुनियाद रखी। उन्होंने खिलाफत को रियासत से अलग किया, रस्मुल ख़त अरबी से लातीनी किया और जदीद तालीम को लाजमी करार दिया। उन्हें तुर्कों का बाप कहा जाता है और आज भी तुर्की की करेंसी पर उन्हीं की तस्वीर छपी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया के आखिरी वारिस कौन थे? वो थे खलीफा अब्दुल मजीद सानी। लेकिन 3 मार्च 1924 को वो दिन आया जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत का सदियों पुराना अदारा ख़त्म कर दिया और अब्दुल मजीद सानी को जिला वतन करके तुर्की की सरजमीन से जुदा कर दिया गया। और यूं खिलाफत का वो चिराग जिसकी रोशनी ने सदियों तक उम्मत मुसलमान को एक मरकज दिया, बुझा दिया गया। मगर तुर्क कौम की तहजीब और दीनी विरसा दिलों में जिंदा रहा। और आज तुर्की के सदर हैं रजब तैयब उर्दवान, जिन्हें दुनिया भर में एक मजबूत, मुतनाज़िया मगर बेमिसाल लीडर समझा जाता है। वो 2003 में वजीर आज़म बने, फिर 2014 से लेकर अब तक सदर हैं। उनके हामी उन्हें इस्लाम का किला कहते हैं, जबकि नाकदीन उन्हें इक़्तिदार का मरकज समझते हैं। मगर एक बात वाज़ेह है, उर्दवान ने तुर्की को एक बार फिर आलमी गुफ्तगू का हिस्सा बना दिया है। हम अपनी सैर का आगाज करते हैं इस्तांबुल से, वो शहर जो 2 बरआज़मों पर वाक़या है, यूरोप और एशिया। यहाँ का हर पत्थर, हर बाजार, हर मस्जिद 1000 साल पुरानी सरगोशी करता है। यहाँ का माहौल दोस्तों ऐसा है जैसे तारीख आपको देख रही हो। आया सूफिया के साए में खड़े होकर लगता है जैसे वक्त थम गया हो। पहले गिरजा, फिर मस्जिद, फिर म्यूजियम और अब फिर मस्जिद। इसकी छत, दीवारें और रोशनी देखने वालों को जिस्मानी नहीं रूहानी सफर पर ले जाती हैं। इस अजीम मस्जिद में दाखिल होते ही ना आवाज रहती है, ना सवाल, सिर्फ एक सुकून और छत की बुलंदी पर छुपी सदियों की दुआएं। चंद कदम आगे चलते हैं, 6 मीनार, नीली टाइल्स और अंदर की वो रोशनी जो दिल को सजदा करने पर मजबूर कर दे। नीली मस्जिद की मेहराबें, नीली टाइल्स और नमाजियों की खामोशी सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो रूह को पुरसुकून कर देता है। यहाँ मस्जिदें सिर्फ इबादत गाहें नहीं, ये दिल की सफाई के मुकामात हैं। दोस्तों, अगर इस्तांबुल तुर्की का चेहरा है तो अंकारा उसकी नब्ज़ है। यहाँ ना बाजारों का शोर है, ना सियाहों की भीड़, बल्कि यहाँ सोचने वाले दिमाग, फैसला करने वाले हाथ
और नजरिया उठाने वाले दिल बसते हैं। यहाँ का सबसे दिल छू लेने वाला मुकाम अनित कबीर है, मुस्तफा कमाल अतातुर्क का मिज़ार। जब आप यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर कदम तारीख को छू रहा हो। सुन्नाटा होता है, लेकिन एक ऐसा सुन्नाटा जो चीख चीख कर अजमत की कहानी सुनाता है। अतातुर्क के अल्फाज दीवारों पर कुंदा है, कौम वही है जो तालीम में आगे हो, जैसे हर आने वाले को याद दिलाता है कि तरक्की कुर्बानी मांगती है। यहाँ तुर्क पार्लियामेंट की इमारत भी है जहाँ जदीद तुर्की की बुनियाद रखी गई, और यहाँ के म्यूजियम, जंगे आज़ादी, सेकुलर इस्लाहात और जबान की तब्दीली, सब कुछ नक्श पर दीवार है। अनकरा के लोग शांत मगर गर्म जोश और नजरियाती सोच के हामिल होते हैं। यहाँ आपको चाय के कप में सियासत मिलेगी और गली की खामोशी में विजन। अजमेर ये कोई आम शहर नहीं, ये वो ख्वाब है जो बहिरा एजियन के किनारे आंखें खोल कर जागा हुआ है। यहाँ की कोर्दोन साली सड़क पर जब आप शाम में चलते हैं तो समुद्र जैसे आपसे बातें करता है। अंधेरा नहीं आ रहा, रोशनी पानी में उतर रही है। यहाँ सूरज का गरूब होना भी एक फलसफा है। यहाँ कदीम से मरना की बाकियात, अगोरा और कदीम यूनानी और रोमन तारीख के नकूश आज भी मौजूद हैं। यानी ये शहर सिर्फ जदीद नहीं, हजारों साल पुरानी तहजीबों का अमीन भी है। अजमेर को तुर्की का सबसे लिबरल और ओपन माइंडेड शहर समझा जाता है। यहाँ खवातीन का किरदार नुमाया है। क्राफ्टी फेस्टिवल्स, म्यूजिक और आज़ादी इजहार हर चौक पर बिखरी हुई है। यहाँ के चाय खाने छतों पर होते हैं और उनकी चाय समुद्र की हवा के साथ मिलकर जायका नहीं, जज्बा बन जाती है। दोस्तों, अब हम पहुँचते हैं कापाडोकिया में, एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़ खुद इंसानों का घर बने। यहाँ जमीन पर हजारों साल पुराने गारनुमा मकानात हैं, आसमान पर रंग बिरंगे हॉट एयर बालून्स, और शाम के वक्त ऐसा लगता है जैसे आसमान परियों का महल बन गया हो। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई हो और आपको किसी राजदार जगह में दाखिले की इजाजत मिल गई हो। कापाडोकिया तुर्की का वो चेहरा है जो सिर्फ चंद खुश नसीबों को नजर आता है। अब हम समुद्र किनारे आते हैं अंतालिया में। दोस्तों, यहाँ समुद्र का रंग ऐसा नीला है जैसे आंखों का ख्वाब, और साहिल पर बैठे वक्त का एहसास ही नहीं होता। समुद्र से थोड़ा ऊपर चले तो कदीम रोमन इमारतों के खंडर नजर आते हैं जो बताते हैं कि यहाँ सिर्फ सियाहत नहीं, तारीख भी बहती है। यहाँ सुकून सिर्फ पानी में नहीं, माजी की खामोशी में भी है। दोस्तों, अब हम चलते हैं तुर्की के सबसे मुनफरिद मुकाम पामुक किला। दूर से बर्फ लगने वाली ये चट्टानें असल में कुदरती कैल्शियम के थर्मल चश्मे हैं, जहाँ गर्म पानी सिर्फ जिस्म को नहीं, दिल को भी गरमाता है। ये वो जगह है जहाँ कुदरत ने संग तराशी की और इंसान सिर्फ तमाशाई रहा। हम अब एक रोमन शहर की बाकियात में दाखिल हो रहे हैं, एफेसस। यहाँ आपको न सिर्फ अजीमुल शान सतून मिलेंगे, बल्कि आपको लगेगा जैसे कदमों के नीचे वक्त चल रहा हो। लाइब्रेरी ऑफ सेल्सस, एम्फी थिएटर, मार्बर रोड्स, ये सब सिर्फ आसार नहीं बल्कि जमानों की जुबान है। यहाँ आप सुन सकते हैं कि रोमी सिपाही कैसे गरजते थे, फलसफी कैसे बहस करते थे और ताजर कैसे सौदे करते थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, ये मोहब्बत, हसद, गैरत और जंग की वो आग है जिसने एक अजीम शहर को राख कर दिया। ये है हेलन ऑफ ट्रॉय की दास्तान। कहा जाता है कि हेलन दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, ऐसी हसीन के उसके हुस्न पर हजारों तलवारें बेनियाम होगी। वो स्पार्टा की मलका थी और बादशाह मेनिलॉस की बीवी, मगर फिर किस्मत ने पलटा खाया। ट्रॉय के शहजादे पेरिस ने हेलन का दिल जीत लिया, या शायद उसे भगा कर ले आया। रवायत कुछ भी हो, नतीजा एक ही था, जंग। यूनान के बादशाहों ने कसम खाई, हम हेलन को वापस लाएंगे, चाहे उसके लिए एक सल्तनत क्यों न जलानी पड़े। और फिर वो दिन आया जब हजारों कश्तियां समुद्र पर नमूदार हुई। ट्रॉय का मुहासरा हुआ, 10 साल तवील जंग, बहादुरी, धोखा, कुर्बानी और वो मशहूर लकड़ी का घोड़ा जिसमें छुपे सिपाहियों ने रात की तारीकी में शहर को तबाह कर दिया। ट्रॉय जल रहा था और तारीख में लिख दिया गया, द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, यानी वो चेहरा जिसने हजारों जंगी कश्तियां रवाना कर दी। दोस्तों, अब हम आते हैं उस जगह जहां मौलाना रूम ने दुनिया को बताया कि मोहब्बत क्या होती है। दुनिया में हर चीज नरम, सादा और खामोश है, मगर दिल की गहराई में शोर बरपा होता है। ये वो जगह है जहां लोग बोलकर नहीं, अपने अंदाज में इबादत करते हैं। दोस्तों, वान तुर्की का मशरकी चेहरा है। यहाँ की वान की बिल्लियां सफेद, नीली और पीली आंखों वाली होती हैं। दुनिया की नायाब नस्ल। यहाँ की वान झील तुर्की की सबसे बड़ी, पहाड़ों से गिरे एक ऐसे आईने की तरह है जिसमें कुदरत खुद को देखती है। दोस्तों, तुर्की सिर्फ वो नहीं जो स्याह देखते हैं, बल्कि वो भी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे देहात जहाँ लोग आज भी लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाते हैं, पहाड़ी गांव जहाँ हर मौसम का अलग रंग होता है, कदीम कले, वीरान कारवान सिराए और वो बाजार जिनमें सदियों का हुनर छुपा हुआ है।
दोस्तों जब हम कोनिया जाते हैं तो अक्सर मौलाना रूम का जिक्र करते हैं, मगर कोनिया की खामोशी में शम्स तबरेज का मज़ार भी है। वो सूफी जिन्होंने रूम को रूम बनाया। यहाँ कोई बड़ा दरवाजा नहीं, कोई बड़ा मीनार नहीं, सिर्फ एक सादा सी जगह, मगर ये वो जगह है जहाँ इश्क खामोशी बनकर बैठा है। क्या आप जानते हैं कि तुर्की में एक ज़ेरे ज़मीन शहर भी है, टीरेंक्यू, जहाँ हजारों लोग जमीन के नीचे रहते थे, इबादत करते थे और दुश्मनों से बचते थे। यहाँ की तारीख, राहें, पत्थरों के कमरे और सांस लेती दीवारें, सब कुछ किसी राज, किसी पनाह की गवाही देते हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये सदियों पुरानी खामोशी का पनाहगाह है। दोस्तों कभी आपने किसी शहर में कदम रखते ही दिल में सुकून महसूस किया? ऐसा लगे जैसे फजा में कोई दुआ रुकी हो, कोई राज सांस ले रहा हो। तो खुश आमदीद शानली उर्फा में। उर्फा को तुर्की में पैगंबरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, जिंदगी और कुर्बानियों की कहानियां जिंदा हैं। यहाँ एक गार है जहाँ कहा जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब आप वहाँ जाते हैं तो लगता है जैसे खामोशी कुछ कहना चाहती हो, कोई दुआ जवाब मांग रही है। आग का तालाब, वही मुकाम जहाँ नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला और अल्लाह ने आग को ठंडा और पुरअमन कर दिया। आज वहाँ एक खूबसूरत झील है जहाँ मछलियाँ तैरती हैं और हर मछली जैसे आपको याद दिलाती है कि ईमान का इम्तहान हो तो मौजिज़े जरूर होते हैं। उर्फा के लोग नरम, मजहबी और मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ बाजार में भी आपको अस्सलाम वालेकुम सुनाई देता है। दोस्तों जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे तो जिस घर में क़याम फरमाया वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का था, और अब वही सहाबी इस्तांबुल की सरजमीन पर मदफून हैं। सुल्तान अय्यूब मस्जिद में गोल्डन हॉर्न के किनारे यहाँ तुर्क अवाम अकीदत से आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। दोस्तों जो चीज़ें आंखों से नहीं दिखाई जाती वो दिल की आंख से देखी जाती हैं। अगर आपने दिल से महसूस किया हो तो आप जान चुके होंगे कि तुर्की सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक दरवाज़ा है दिल, रूह और राज़ों की दुनिया की तरफ। दोस्तों तुर्की की सैर सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं, असल सवाल ये है कि तुर्की में सफर आसान है, सस्ता है, आम लोग कैसे चलते फिरते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं तुर्की के दिल से निकलती हुई सड़कों, रेलों, पुलों और हवाओं के रास्ते पर। तुर्की में आप जहां भी जाएं आपको साफ, चौड़ी और जदीद सड़कें नजर आएंगी। 2024 में तुर्की का हाईवे नेटवर्क तकरीबन 31,250 किलोमीटर तक फैल चुका है। मोटरवेज पर ई कार्ड सिस्टम लगा होता है, जहां चेक पोस्ट नहीं सिर्फ स्कैनर होता है। सड़कों पर सफर तेज भी है और महफूज भी। ये वो मुल्क है जहाँ रास्ता सिर्फ फासला नहीं, एक तजुर्बा है। तुर्की की रेलवे सर्विस अब सिर्फ पुरानी नहीं रही, अब ये हाई स्पीड हो चुकी है। योक्सक हिजली ट्रेन यानी हाई स्पीड ट्रेन, ये इस्तांबुल, अंकारा, कोनिया, अजमेर और दीगर बड़े शहरों को आपस में 230 प्लस किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जोड़ती है। टिकट्स ऑनलाइन, ऑटोमेटिक मशीन या ऐप से आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों स्टेशन साफ, पुरसुकून और वक्त के पाबंद हैं। दोस्तों इस्तांबुल, अंकारा, अजमेर और कई बड़े शहरों में मेट्रो ट्राम सिस्टम मौजूद हैं। इस्तांबुल में 10 से ज्यादा मेट्रो लाइंस मौजूद हैं। इस्तांबुल कार्ड, एक ही कार्ड हर पैसेंजर के लिए। मेट्रो, बस, ट्राम या फेरी, हर 3 से 5 मिनट में ट्रेन आती है। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब आसानी से सफर करते हैं। यहाँ गाड़ी ना हो तब भी कोई मसला नहीं। तुर्की की ट्रांसपोर्ट हर शहरी की अपनी गाड़ी है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि इस्तांबुल वो शहर जो 2 दरियाओं के संगम पर बसा है, जहाँ समुद्र सिर्फ फासला नहीं रास्ता भी है। ऐसे शहर में फेरी बोट्स ना हो ये तस्वरी मुमकिन नहीं। बोस्फोरस की नीलगी लहरों पर दौड़ती फेरीज हर रोज हजारों लोगों को एशिया से यूरोप और यूरोप से एशिया ले जाती हैं, और वो भी सिर्फ 20 से 30 मिनट में। ये सफर सिर्फ एक नकलो हमल नहीं, एक एहसास है। इस्तांबुल की फेरी में बैठो तो लगता है जैसे ये शहर सांस ले रहा हो और तुम उसकी धड़कन के साथ बह रहे हो। तुर्की का इस्तांबुल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े और मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में शुमार होता है। हर साल 7 करोड़ से ज्यादा मुसाफिर यहाँ से सफर करते हैं, जैसे दुनिया की हवाएं यहीं से गुजरती हों। यहाँ का जदीद तरीन सिस्टम, ऑटोमेटिक चेक इन, वसी टर्मिनल्स और दुनिया के तकरीबन हर कोने के लिए बराह रास्त परवाजें, ये सब इस्तांबुल को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आलमी दरवाजा बना देते हैं। अगर इस्तांबुल पहुँचना ख्वाब है तो ये हवाई अड्डा उस ख्वाब का पहला कदम है। दोस्तों तुर्की में डॉल्मिश, ई बाइक, स्कूटर और कार रेंटल एप्स हर जगह दस्तयाब हैं। सफर आसान और सस्ता है। बाई टैक्सी और उबर जैसी राइड ऐप से हर मंजिल बस एक दूरी पर है। दोस्तों तुर्की में होटल का मतलब सिर्फ बैग रखकर सोना नहीं, ये वो जगह होती है जहां आप खुद तुर्की के दिल में क़याम करते हैं। जब आप किसी उस्मानी तर्ज के होटल में दाखिल होते हैं तो लगता है जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। कदीम लकड़ी की खिड़कियां, लाल कलीन और छतों से लटकते झाड़ फनूस। कुछ होटल्स तो असल में पुराने महल होते हैं
जिन्हें बाद में होटल बनाया गया। ऐसे होटलों में आपको सुबह अजान और नए उबलते कहवे की खुशबू एक साथ मिलेगी। और अगर बीच रिजॉर्ट्स की बात की जाए तो शीशे की दीवारों से दिखता नीला समुंदर, सुबह सूरज का बिस्तर पर आकर सलाम कहना और रात को लहरों की आवाज में नींद आना, ये सब आप किसी फिल्म में नहीं तुर्की में जीते हैं। कुछ रिजॉर्ट्स में आप कश्ती पर नाश्ता कर सकते हैं। क्या आपने कभी गार के अंदर सोना सोचा है? तुर्की में ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। कापाडोकिया के पहाड़ों को काटकर बनाए गए ये होटल्स कुदरत और इंसान की शराकत का शाहकार हैं। यहाँ मोमबत्ती की रोशनी, पथरीली दीवारें और छोटे दरवाजे, आपको ऐसा लगता है जैसे सदियों पीछे लौट गए हों। कुछ केव होटल्स असल में बाज़ंतीनी दौर के इबादत खाने होते थे। दोस्तों, तुर्की की पहचान सिर्फ उसकी फसीलों, मस्जिदों या तोपों में नहीं, बल्कि उस चाय वाले के मुस्कुराहट में है, उस बाजार के शोर में है, उस गली के सुकून में है जो आपके दिल को छू लेता है और कहता है तुम मुसाफिर नहीं, तुम हमारे हो। दोस्तों, आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो मेहमान के लिए दरवाजा नहीं, दिल खोलती है। तुर्की में अगर आप किसी गांव, शहर या बाजार में दाखिल हों तो आपको सबसे पहले जो चीज मिलेगी वो है चाय का गिलास और दिल से निकला हुआ जुमला, होश गेल्दिनिस, यानी खुश आमदीद। ये चाय सिर्फ मशरूब नहीं, ये दोस्ती, इज्जत और अपनायत की पहचान है। यहाँ मेहमान को तानरी में साफरी यानी अल्लाह का मेहमान कहा जाता है और उसके लिए सब कुछ पेश करना फख्र समझा जाता है। तुर्क खवातीन अब जदीद लिबास पहनती हैं, लेकिन दही इलाकों में आज भी रवायती रंग बिरंगी चादरें, कढ़ाईदार लिबास और मखसूस पाँव के जेवर पहने जाते हैं। मर्द हजरात सफेद कमीज, वास्कट और मखसूस टोपी पहनते हैं। खास मौके पर, शादियों, ईद और मेलों में रवायती रक्स और लिबास तुर्की के असर रंग दिखाते हैं, जैसे हाले रक्स जो हाथों में हाथ डालकर पूरे खानदान को जोड़ देता है। अब बात करते हैं खानों की। दोस्तों, तुर्की के खाने सिर्फ जायके नहीं, कहानियां हैं। अदाना कबाब, इस्कंदर कबाब, शीश कबाब, हर इलाका अपनी खुशबू के साथ अलग जायका रखता है। यहाँ गोश्त में सिर्फ मसाले नहीं, मोहब्बत शामिल होती है। बोरेक, पतली तहों में पनीर, गोश्त या पालक लिपटा होता है, नाश्ते या शाम की चाय के साथ पेश किया जाता है। लेंटल सूप, सर्द इलाकों में ये सादा मगर ताकतवर सूप हर दस्तरखान का हिस्सा है। बखलावा, शहद, बादाम और मोहब्बत से भरी हुई ये मिठाई सिर्फ मुंह में नहीं, दिल में भी घुल जाती है। तुर्किश डिलाइट, छोटे रंगीन टुकड़े जो सदियों पुरानी रवायात को आज भी महफूज किए हुए हैं। और अगर रवायात की बात की जाए तो ईद उल फितर, ईद उल अजहा, रमजान, निकाह, बच्चों की पैदाइश और फौजी रुखसती, हर मौके पर अलग रवायात, मखसूस ताइफ और खसूसी खाने तैयार किए जाते हैं। और अगर तुर्क लोगों के मजाज की बात की जाए, अगर आप उनसे इज्जत से बात करें तो वो दिल दे देंगे, लेकिन अगर आप उनकी इज्जत पर सवाल उठाएं तो वो पहाड़ बन जाएंगे। दोस्तों, तुर्की की इमारतें तो बहुत खूबसूरत हैं, मगर असल तुर्की उन माँ के हाथ में है जो चाय पेश कर रही होती है, या उस दादी की आंखों में जो खामोशी से खुशामदीद कहती है। तुर्की की तहजीब सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। दोस्तों, आपने इस्तांबुल के शॉपिंग मॉल्स के चर्चे तो सुन रखे होंगे, लेकिन हम जा रहे हैं उन बाजारों में जहां तुर्की सच में सांस लेता है। ग्रैंड बाजार, एक बाजार जो खुद एक शहर है। ये सिर्फ बाजार नहीं, ये एक भूल भुलैया है। 4000 दुकानें, 60 से ज्यादा गलियां और रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा लोग। यहाँ आपको वो कालीन मिलेंगे जिनकी कीमत में पाकिस्तान में प्लाट आ जाए, और साथ ही वो दुकानदार भी जो हर जुबान में दोस्त, स्पेशल प्राइस सिर्फ आपके लिए बोलने के माहिर हैं। ये बाजार 1461 में बना था और आज भी पूरी दुनिया से खरीदार यहाँ कशिश महसूस करते हैं, शायद इसलिए कि यहाँ सिर्फ सामान नहीं, तारीख बिकती है। मिस्री बाजार, जहाँ नाक बंद करके नहीं, खोल के चलना पड़ता है। जब आप यहाँ दाखिल होते हैं तो यूँ लगता है जैसे मसालों ने हमला कर दिया हो। हर खुशबू एक नया तारुफ। यहाँ सिर्फ मिर्च, हल्दी, दारचीनी नहीं, मोहब्बत बढ़ाने वाली चाय, जहन तेज करने वाला शहद और ऐसी कई चीजें जो सिर्फ तुर्की में ही मिलती हैं। ये बाजार 1664 में उस्मानी दौर में बना। यहाँ के कई दुकानदार 6 नस्लों से एक ही स्टॉल पर बैठे हैं। ये वो बाजार हैं जहाँ ना बड़े ब्रांड्स होते हैं, ना लंबी रसीदें, मगर जो मिलता है वो असली होता है। कोनिया में दरवेशों के बनाए हुए चाकू, बान में हाथ से कड़े कंबल, अजमीर में ऐसी तस्बीहें जो सिर्फ जानवरों की हड्डियों से बनाई जाती हैं। ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलती। कोनिया के कुछ बाजार ऐसे हैं जहां अभी भी खरीदार और दुकानदार आपस में शायरी में सौदा करते हैं। दोस्तों, आपने तुर्की की खूबसूरती देखी, बाजारों की रौनक देखी,
مگر اب آئیے اس پہلو کی سیر کرتے ہیں جو ترکی کا وقار، اعتماد اور تحفظ ہے، یعنی ترکی کی فوجی طاقت۔ ترکی کی فوج کوئی عام ادارہ نہیں، یہ اس قوم کی وارث ہے جس نے سلطنت عثمانی کے پرچم کو 3 براعظموں تک بلند کیا۔ یہ وہی مٹی ہے جہاں توپکاپی محل کے پہلوؤں میں سلطانوں نے جنگی مشورے کیے، اور آج وہی قوم جدید ہتھیاروں سے لیس ہے۔ 2025 کی گلوبل فائر پاور کی رپورٹ کے مطابق ترکی دنیا کے 145 ممالک میں سے 90 نمبر پر ہے۔ ترکی کی فوج میں آج 8 لاکھ کے قریب اہلکار ہیں، جن میں 4 لاکھ ایکٹیو ڈیوٹی اور باقی ریزرو میں۔ ترک فوج کے نوجوان بچپن سے ہی ملک کے لیے جان دینے کی تربیت میں بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں فوج صرف نوکری نہیں، عقیدت ہے۔ دوستو، ترکی کے پاس 1000 سے زائد فوجی طیارے، 100 سے زائد اٹیک ہیلی کاپٹرز اور اپنے مقامی ڈرونز جیسے بیرکٹار TB2، جنہوں نے دنیا بھر میں ترکی کا لوہا منوایا۔ ترک ڈرونز اب صرف ہتھیار نہیں، ترکی کی جدید سوچ کی پرواز بن چکے ہیں۔ دوستو، اگر زمینی طاقت کی بات کی جائے تو ترکی کے پاس 3000 سے زائد ٹینک، 11000 سے زائد بختر بند گاڑیاں موجود ہیں، اور ہر میدان میں ترک فوج تیار، منظم اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اور دوستو، اگر ترکی کی سمندری سینا کی بات کی جائے تو ترکی کے پاس ہیں 12 آبدوزیں، 16 فریگیٹس اور اب اپنا تیار کردہ بحری جہاز TCG انادولو، جو دنیا کے جدید ترین جنگی جہازوں میں سے ایک ہے۔ اب ترکی نہ صرف زمین اور فضا بلکہ سمندر پر بھی اپنی موجودگی درج کروا چکا ہے۔ دوستو، ترکی اب اپنے ہتھیار خود بناتا ہے۔ ڈرون، ریڈار، میزائل سسٹمز، گاڑیاں، سب اپنی فیکٹریوں میں۔ ترکی دنیا کے 15 سے زائد ممالک کو اسلحہ ایکسپورٹ کرتا ہے، یعنی ترکی صرف اپنا دفاع نہیں، دوسروں کا بھی مددگار بن چکا ہے۔ ترکی نیٹو کا دوسرا بڑا عسکری رکن ہے، اقوام متحدہ کے امن مشنز میں فعال ہے۔ مشرق وسطیٰ، کفکاز، بحیرہ روم، ہر جگہ ترک فوج کی موجودگی ایک توازن کا نشان بن چکی ہے۔ دوستو، ہم نے اس سفر میں ترکی کو صرف دیکھا نہیں، ہم نے اسے محسوس کیا۔ اس کے شہروں کو نہیں، اس کے لوگوں کو جانا۔ مسجدوں کی گنبدوں کو نہیں، ان کے سکون کو چھوا۔ سڑکوں پر چلے، بازاروں میں گھومے، مگر دراصل ہم ایک دل کے اندر سفر کر رہے تھے جس کا نام ہے ترکی۔ دوستو، ترکی کا یہ سفر یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے اگلا سفر کہاں ہو؟ کومنٹ دوستو، ہم نے اس سفر میں ترکی کو صرف دیکھا نہیں، ہم نے اسے محسوس کیا۔ اس کے شہروں کو نہیں، اس کے لوگوں کو جانا۔ مسجدوں کی گنبدوں کو نہیں، ان کے سکون کو چھوا۔ سڑکوں پر چلے، بازاروں میں گھومے، مگر دراصل ہم ایک دل کے اندر سفر کر رہے تھے جس کا نام ہے ترکی۔ دوستو، ترکی کا یہ سفر یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے اگلا سفر کہاں ہو؟ کومنٹ میں ضرور بتائیے کہ اگلی ڈاکومنٹری آپ کس ملک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو ترکی کا یہ سفر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ یہ صرف ویڈیوز نہیں، یہ روح کے سفر ہیں۔ اور جاتے جاتے بتائیے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ترکی میں سب سے پہلے کہاں جانا چاہیں گے۔ آپ کے کمنٹس ہماری اگلی منزل کا پتہ دیں گے۔